बारे में बात करो तो पहले सबसे इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपका क्या है, नेक रीजन। और मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता इसके बारे में, थायराइड की प्रॉब्लम्स के बारे में। दुनिया भर के लोग हैं जो इससे सफर कर रहे हैं। देखो इसकी पोजीशन क्या लिखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड दो लोब से बना हुआ है। एक आपका इनके रिस्पेक्टिव साइड के हिसाब से नाम लिख दोगे, जैसे ये लेफ्ट लोब लिखोगे और ये राइट लोब लिख दोगे, है ना। एंड इन दोनों लोब को जोड़ने का जो काम करता है, जो स्ट्रक्चर इन दोनों लोब्स को ज्वाइंट करता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इस्थेमस। और ये क्वेश्चन बन चुका है। दोनों लोब थायराइड का जो स्ट्रक्चर जोड़ता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड ये ट्रैकिया के ऊपर है। ट्रैकिया क्या है वो तो आपको पता ही है, विंड पाइप। ट्रैकिया के ऊपर है आपका ये लैरिंग्स वाला रीजन हो जाएगा। लैरिंग्स के बाद ही, लैरिंग्स ही एक्चुअली ट्रैकिया का मॉडिफिकेशन है, तो इस वाले रीजन पे आपको देखने को मिलेगा। एंड ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है जिसका नाम इस्थेमस है। और इस्थेमस नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, मतलब इस्थेमस का कोई सिक्रीशन नहीं होता। ये कोई जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो सिक्रीट इस्थेमस नहीं करता, इनके लोब्स करते हैं। ओरिजिन एंडोडर्मल है। पोजीशन आपका नेक रीजन, ये ट्रैकिया की बात हो ही गई। शेप की बात करेंगे तो आपको ये एच शेप में देखने को मिलता है, ऐसा कुछ एच शेप होता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब यही अगर ये पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब हाँ, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आ जाएगा आपका क्या, लीवर, है ना। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा जाए तब थायराइड है, ठीक है। तो ये दो चीजें इधर है, ध्यान रखने की जरूरत है। इनके अब स्ट्रक्चर पे जाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएं। थायराइड ग्लैंड बना होता है कई फॉलिकल से, ये आपको फॉलिकल्स दिख रहा है। एंड स्ट्रोमल टिश्यू, मतलब टिश्यू का जो इनके टिश्यूज हैं उसमें सेल, एपिथेलियल सेल्स का एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम फॉलिकल बोलेंगे। एंड इनकी सेल्स को बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स। एंड फॉलिकुलर सेल्स ही इनका हार्मोनल जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट करता है। इनके दो हार्मोन हैं, ऊपर आपने देख लिया था, एक T3 एक T4। फॉलिकुलर सेल्स कैविटी इनक्लोज करता है और इसी कैविटी में ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करते हैं। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन है और T4 को हम बोलेंगे क्या, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या जिसका नाम थायरोक्सिन भी है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है वो देखो। एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, हाँ ये एक अच्छी बात है। अपन ने स्टार्टिंग में हार्मोन के लिए एक बात करा था कि हार्मोन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, जितना जरूरत होता है बनता है, नहीं तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, जो थायरोक्सिन के लिए नहीं है। थायरोक्सिन का एक ऐसा हार्मोन है, या थायराइड के ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में लगभग 2 से 3 महीने तक स्टोर होते हैं इनएक्टिव स्टेट में। और कोई हार्मोन नहीं है जो बॉडी में स्टोर होता है, ये स्टोर होता है, इसका ये बात ध्यान रखना। सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इज स्टिमुलेटेड बाय TSH, ये आपने देख ही लिया था। इनका स्टोर होने का, हाँ वो अभी इनके फंक्शन पे जाओगे तब आपको समझ आ जाएगा। BMR आपका कंट्रोल करता है, BMR इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि थायराइड का जो हार्मोन है वो इंटेक, आयोडीन के इंटेक पर डिपेंड करता है। आयोडीन का इंटेक आपका इधर उधर हो सकता है, अगर उसके साथ साथ अगर BMR भी फ्लक्चुएट करेगा तो फिर ना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत ये स्टोर होता है। थायरोग्लोबुलिन, ये इनका इनएक्टिव स्टेट है, इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन द फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सफिशिएंट, ये सफिशिएंट होता है बॉडी के लिए, लगभग 2-3 महीने तक सप्लाई चल सकती है, जो एक नॉर्मल बॉडी को चाहिए होता है। इसके लिए, इस हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन का जरूरी होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। वो आपके नमक में आयोडीन है, ऐसा सुना होगा। इसेंशियल है, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस अगर थायराइड में चलाना है तो आयोडीन इसके लिए जरूरी है। अब कितना थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए वो आपका वैल्यू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे चाहिए। पर डे आपका इतना आयोडीन चाहिए। और मिनिमम इनटेक आयोडीन का
जो हमारा है वो कितना होना चाहिए, 200 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए, जो आपके नमक से मिल जाता है। वो क्या ऐड आता है, सुई के नोक के बराबर इतना आयोडीन चाहिए होता है। इतनी क्वांटिटी, मतलब बहुत बहुत कम क्वांटिटी है। एंड अगर ये आयोडीन का इनटेक आपका इस वैल्यू से कम हुआ, लेस देन 50 माइक्रोग्राम से कम हुआ पर डे, तो आपको थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है। थायराइड का इनटेक ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी उसको बाहर कर देगा। ज्यादा का नहीं, ज्यादा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनका इनटेक इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इसका इनटेक कम रहा और लगभग 2-3 महीनों 3-4 महीनों तक ऐसे रहा कि आप कम ही खाते रहे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ लो कि कोई भी सिस्टम ऑपरेशनल कंडीशन में रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम देखो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम जितनी हो सकती है, वो जैसे जैसे आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहोगे तो एनर्जी सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसको ऑपरेशनल रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे अपन बात करें, आई थिंक सभी इंजन वो मशीन के बारे में जानते हो। बाइक हम स्टार्ट करके छोड़ देते हैं या कोई भी मशीन स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, एक मिनिमम स्पीड पे वो चल रहा है तो वो चलता रहेगा, उससे कम हुआ तो बंद हो जाता है। उसके लिए एक मिनिमम जो उनका फ्यूल है वो भी सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो वैसे ही बंद हो जाएगा। सेम अपन ह्यूमन बॉडी को एज अ एक सिस्टम कंसीडर करें, इसको भी एक नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेशनल बनाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमेशा चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा या फिर बहुत स्लो हो जाएगा, रुकने की कंडीशन पे आ जाएगा। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो बॉडी को नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के लिए चाहिए, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक। क्योंकि एनर्जी कहाँ से आएगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म से ही तो आएगा। तो एक ऐसा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जिससे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बॉडी को सप्लाई किया जा सके, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको मेंटेन करता है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब ध्यान से सुनना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे अभी इस कंडीशन में आप बैठे हो तो आपका बीएमआर कुछ और है, ठीक है। और अभी आप इसके बाद अगर आप जैसे स्लीपिंग मोड में हो, सो रहे हो, तो बीएमआर कुछ और है। आप थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हो तो बीएमआर कुछ और है, भाग रहे हो तो कुछ और होगा, है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की कंडीशन में हो तो कुछ और होगा, डरे हुए हो तो कुछ और होगा, है ना। ये सिचुएशन के हिसाब से बीएमआर बॉडी एडजस्ट करता रहता है, क्योंकि आपका सिचुएशन जैसा बदलता जाएगा वैसे आपका एनर्जी सप्लाई भी वो चेंज होता है। अब आप सोने की कंडीशन में सोने जा रहे हो और बॉडी में बहुत सारा एनर्जी बनता रहेगा तो कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, है ना। या फिर आप भागने की कोशिश कर रहे हो, एनर्जी बन ही नहीं रही है, तो वो भागना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर जितनी एनर्जी चाहिए उतना नहीं बनेगा तो आप वो वर्क डन नहीं कर पाओगे। तो ये जो रेगुलेशन है या बीएमआर का जो आपका चेंज होना अलग अलग सिचुएशन में, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी इसके प्रॉब्लम के बारे में और बात करेंगे ऑफ द बॉडी, एंड इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है कैलोरीजेनिक हार्मोन। कैलोरीज बनाता है, एनर्जी हमारी किस फॉर्म में होती है, कैलोरीज के फॉर्म में। तो आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज एनर्जी चाहिए वो ये तैयार करता है, जैसा जैसा आपका बॉडी का कंडीशन बदलता जाएगा। सपोर्ट द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है, फॉर्मेशन नहीं करवाता बट सपोर्ट करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये आपका पहले हो चुका है ना। मेटाबॉलिज्म पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो ग्रोथ हार्मोन का था। थायराइड का भी सेम, वो ग्रोथ हार्मोन का बारे में आपने पढ़ा था। थायराइड भी आपके इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और सीक्वेंस इनका पहला प्रेफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट, जबकि ग्रोथ हार्मोन का पहला प्रेफरेंस था क्या, फैट। मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
ये तो आपको बहुत ध्यान से समझ के रखना है। इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन, जिसे आप क्या बोलते हो, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलोगे? ऑस्मो रेगुलेशन। आपकी बॉडी का जो आयोनिक बैलेंस है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन या जितना भी आपकी बॉडी फ्लूइड में आयंस का कंसेंट्रेशन होना चाहिए, उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये आयोडीन का एक आपका दिखाया गया है जो मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग में। फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस समझ रहे हो कि फ्रॉग जो एग ले करता है, यंग कोई एडल्ट फ्रॉग, तो ये एग से ये लार्वल स्टेज में जाता है, जिसका लार्वा क्या नाम कहा जाता है? टैडपोल लार्वा। पानी वानी जब भी होता है तो वहां पे देखोगे तो वो भागते होते छोटे छोटे से दिखते हैं, ये टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा टेल्ड होता है, फिर ये धीरे धीरे अपना बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर डिसअपियर करता है जैसे टेल, एंड कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं उनके जो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हैं, एंड देन वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। इसके लिए आयोडीन का होना जरूरी है। आयोडीन मेटामॉर्फोसिस में के लिए जरूरी है। हाँ जी, वो कलर तो दिखाया गया, ऐसा नहीं, कलर तो नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, इनके लिए कुछ और बातें याद रखनी है, जैसे जो इनका टैडपोल है वो कंप्लीटली एक्वेटिक होता है, और जो एडल्ट होता है वो एम्फीबियन है, मतलब पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है। टैडपोल का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स है, क्योंकि वो कंप्लीटली एक्वेटिक है, पानी से बाहर आते ही मर जाएगा। लेकिन जो एम्फीबियंस है, मीन्स इनका एडल्ट है, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन भी होता है, और इनके पास लंग्स भी होते हैं, बक्कल कैविटी भी होता है, तो ये कई स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन कर सकता है, इसलिए सर्वाइव कर पाता है। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस के बारे में ध्यान रखना। रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्व फाइबर, देखो ये आपको बहुत क्लियरली बात समझ लेनी चाहिए। जो आपका नर्व फाइबर है वो भी किसके लिए? माइलिनेशन के लिए। माइलिनेटेड नर्व फाइबर पढ़ा था, माइलिन शीथ बनाने के लिए थायरोक्सिन का जरूरत है ना। और यहाँ पे एक आपने वर्ड देखा था, फिजिकल मेंटल ग्रोथ को भी हमारे क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है। नर्व फाइबर कहाँ से कंसर्न रखता है? फिजिकल ग्रोथ के लिए तो इसका कोई मतलब है नहीं। मेंटल ग्रोथ, आपका नर्वस सिस्टम ठीक है तो मेंटल एबिलिटी भी ठीक रहेगी। इट स्टिमुलेट द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा इन एम्फीबियंस। एम्फीबियन के केस में हम बात कर ही लिए हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी लार्वा डज नॉट मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट। अगर आयोडीन उस पानी में नहीं है तो वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। आप जैसे अभी इस बारिश के टाइम पे रोड पे घूमो या कहीं ओपन एरिया में देखो तो छोटे छोटे उनके बच्चे घूम रहे हैं, है ना, वो पैर के नीचे आके मर रहे हैं, पहिए के नीचे आके मर रहे हैं, तो वो उनका लार्वल स्टेज एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स यंग वंस यंग में आ रहा है, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। जो बच जाएंगे, जो मर जाएंगे मर जाएंगे। अब इस थायराइड के सिक्रीशन के देखो, सिक्रीशन के प्रॉब्लम्स देखो। अगर लेस सिक्रीशन होता है तब क्या होगा, और अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या होगा, दोनों अपन को देखना है। एक पहला प्रॉब्लम है गॉइटर, बड़ा कॉमन सा डिसऑर्डर है। डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की होती है तब आपको गॉइटर होगा। देखो कई आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझना है। आयोडीन की डेफिशिएंसी कहाँ पे? डाइट में होएगी। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कोशिश करता है बहुत टाइम तक कि जो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन है वो बॉडी में ठीक ठीक बना रहे। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज करता है, उनके फॉलिकल्स बढ़ते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और फिर परमानेंट स्वेलिंग आ जाती है। ये इधर नेक वाले रीजन में वो फिर जाएगी नहीं। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है और फिर आप ऐसे दिखोगे, कितने सुंदर हो जाओगे ना। सही है? अब देख लो अपने अपने हिसाब से कितने सुंदर हो जाओगे, क्या हो जाओगे।
हाँ हाँ, खाना वाना खा सकते हैं बिल्कुल, बट प्रॉब्लम होएगी, प्रॉब्लम होएगी। क्रिटिनिज्म की बात करें तो ये हाइपोसिक्रीशन है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आज के टाइम पे बहुत बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है। तो डॉक्टर्स ये वो देखोगे तो एक दे देता है, थायराइड की दवाई दे ही देता है कि भाई प्रेगनेंसी है तो थायराइड की दवाई खाते रहो। वो 2-3 महीने चलता है एक पूरा डिब्बा, तो सुबह सुबह उठ के बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए तो वो खाते हैं, है ना। तो हाइपोसिक्रीशन होने की वजह से क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग यंग वंस, स्टंटेड ग्रोथ होगा। एक्चुअली इसमें क्रिटिनिज्म का मतलब ही यही है, स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ, किसी का बच्चा ऐसा पैदा हो जाए तो पड़ोसी तो जान निकाल देगा उसको, कह कह के कि ये क्या कर दिया तुमने, है ना। ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने कभी ना कभी जरूर, उनका पेट बहुत ज्यादा वो बड़ा बाहर आ जाता है ना। हाथ पैर थोड़े दुबले पतले से होंगे लेकिन पेट खूब बड़ा सा ऐसे मटका जैसा लगेगा। देखा है ऐसा? नहीं देखा? देखो कभी स्लम में जाके, दिख जाएंगे। ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनका मेंटल रिटार्डेशन होता है, इंटेलिजेंसी भी कम होती है जैसे नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए। स्किन एबनॉर्मल होती है, स्किन बहुत रफ होती है, मतलब स्केली स्किन होती है, वो अपने आप जैसे होता है ना सर्दियों में वो हो जाता है, वैसे आपको रफ स्किन देखने को मिलेगी। एंड डिफ म्यूटिज्म भी होता है, ये भी डिसऑर्डर है, बट कंडीशन क्या है, ये एडल्ट वुमेन्स हो में causes menstrual cycle to become irregular। अगर एडल्ट वुमेन्स में ऐसा हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटी हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइक्लिक जो चेंज चल रहा होता है यूट्रस में वो इनका डिस्टर्ब हो जाता है। हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस नहीं बोलेंगे वही, हाँ हेयर लॉस ही बोल सकते हैं, हेयर फॉल, है ना। एंड मतलब सोचो वो कैसे, पहले स्किन बड़ी लूज सी हो जाएगी, मतलब बुजुर्गों जैसी हो जाएगी। डिपोजिशन ऑफ एडिपोज फैट और अदर सिम्टम्स रिलेटेड टू इट। सबसे बढ़िया वाला इसका सिम्टम यही है, उनके फेस पे ना स्पेशली ये आंख वाले रीजन पे फैटी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे आंखें लगता है कि बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो मिक्सोइडिमा का सबसे अच्छा पहचान ये, हाँ ये इससे ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, किसी को ये नहीं कह सकते कि वो मिक्सोडिमा में है कि नहीं है। तो लेकिन अगर जिसकी ये आंखें बल्ज आउट हुई हैं, बाहर आई हुई हैं, वो मिक्सोडिमा का केस है। नेचुरली ऐसा तो नहीं होता। हाइपर सिक्रीशन देखो, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, कम हुआ तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपका मिक्सोइडिमा हो गया, गोइटर हो गया और क्रिटिनिज्म हो गया। तीनों का कंडीशन अलग अलग है। गोइटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी, क्रिटिनिज्म में क्या हुआ, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आयोडीन आपने लेना कम कर दिया या थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो एडल्ट आने वाला, जो यंग वंस आने वाला, उसको दिक्कत होएगी। एंड उसके बाद मिक्सोइडिमा एडल्ट वुमेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उसके बाद हाइपर सिक्रीशन में क्या दिक्कत है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो सेल है, जो फॉलिकल्स हैं, कौन से फॉलिकल्स हैं, वो कैंसरस हो जाने की वजह से, और कैंसरस होने का मतलब ही क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो सेल, वो फॉलिकल्स की सेल्स बहुत ज्यादा बन जाएंगी और थायरॉक्सिन का सिक्रीशन भी ज्यादा होगा। और थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, या थायराइड ग्लैंड में कैंसरस होने का पहला प्रॉब्लम तो ये नोड्यूल्स बन जाएंगे, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन थायराइड हार्मोन का बढ़ जाएगा, एंड एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू द कंडीशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। जितना ज्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा वो आपका हाइपरथायराइडिज्म की केस में ले जाएगा। पहला डिजीज है एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, या जिसे बेस्डोज डिजीज भी कहते हैं या फिर ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड प्रोड्यूसन ऑफ आई बॉल, इंक्रीजेस बीएमआर एंड
वेट लॉस इन इज सीन। क्या क्या दिक्कत है? थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर जाएगी, मतलब नेक वाले रीजन में स्वेलिंग। सेम वही प्रॉब्लम जैसा आपने उधर देखा। हाँ, आई बॉल इनके भी बाहर आने लगेंगे, आंखें ऐसे, है ना, लगेगा कि बस अभी वो खुद निकल के गोटियां बनेंगे, फिर हम खेलेंगे, है ना। और इनका सबसे अच्छा ये पहचान है इंक्रीज्ड बीएमआर। जब बीएमआर बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सारा बर्न करता रहेगा, सेल बहुत सारी एनर्जी बनाता रहेगा जो कि जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग बिल्कुल टीटरी से होते हैं, सॉरी मतलब पतले से होते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है ना इंडिया में, वो हाइपोथायराइडिज्म का ही ज्यादा केस देखने को मिलता है फीमेल्स में। अब देखो, कोई एक बिल्कुल फिट एंड फाइन एडल्ट कोई फीमेल है ना, हाँ मेल में बहुत रेयर है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा फीमेल्स का होता है, मेल का नहीं होता। तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में जाएगा तो बीएमआर स्लो हो जाएगा। बीएमआर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और इनटेक पे तो कोई कंट्रोल है नहीं, मतलब खाने पे कोई कंट्रोल तो है नहीं, वो ठूस ठूस के खाने में लगी हैं सारे लोग, है ना। तो हाँ, मतलब जो घर में बैठे आंटियां या भाभियां टाइप की, खाने में बहुत फोकस रहता है, लेकिन हाँ उनका इधर आपका पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, जो फॉलिकल के बाहर की सेल्स हैं, इनको पैराफोलिकुलर सेल्स कहा जाता है। सेल्स ऑफ फाउंड इन स्ट्रोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, बेसल पार्ट ऑफ फॉलिकल्स हैं, एंड ये एंडोक्राइन नेचर की होती हैं। ये सेल सिक्रीट करती है थायरोकैल्सिटोनिन। ध्यान से नाम याद रखना, थायरोकैल्सिटोनिन, या इसका दूसरा जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है? विच लैक्स आयोडीन, इट इनहेंस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन बोन। आपका बोन फॉर्मेशन पे भी इसका कंट्रोल है। अगर थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बोन आपकी कमजोर होती चली जाएगी। और फीमेल्स में ये थायराइड इम्बैलेंस होता ही है, तो उनकी हड्डियां देखो बहुत कमजोर रहती हैं, तो ज़्यादा फ्रैक्चर होने का चांस होता है, इसलिए इनको मेंटेन रखना जरूरी है। मेकिंग बोन्स सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। इवन अगर आप सोचोगे, अगर आप बात करोगे लोगों से, तो जॉइंट्स पेन सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होता है, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एक टाइम, या एक बहुत यंग एज में ही बहुत सारे लोगों को हो जाता है। दिस हार्मोन एंटागोनिस्टिक टू कोलिप्स हार्मोन या फिर पीटीएच। ये अभी आप कोलिप हार्मोन पढ़ोगे, जो इसका एंटागोनिस्टिक फॉर्म का काम करता है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या होता है? जो एक बिल्कुल अपोजिट काम करे। ये क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम का डिपोजिशन कराता है बोन में। वो क्या करता है? जैसे आप कैल्शियम इंटेक कम कर दिया, अपने खाने में कैल्शियम आपने कम लेना शुरू कर दिया, खाना में आपका जो न्यूट्रिएंट है वो कम जा रहा है, मिनरल कम जा रहा है, तो आपकी बोन का कैल्शियम ब्लड में डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्लड में आयन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। वो मेंटेन रखने के लिए बोन का जो कैल्शियम, डिपॉजिटेड कैल्शियम है, वो ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, तो आपका बोन फिर से कैसा हो जाएगा? कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोलिप हार्मोन एक बिल्कुल उल्टा काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन का, तो इसलिए इसको हम एंटागोनिस्टिक कहते हैं। दस थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द बोन कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड का कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, दोनों मिलकर, ये कोलिप हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। जब ब्लड में कैल्शियम आयन बढ़ जाता है तो थायरोकैल्सिटोनिन उसको बोन में डिपॉजिट करा देता है, और जब कैल्शियम आयन ब्लड में कम हो जाता है तो बोन का कैल्शियम ब्लड में आने लगता है। ये दोनों आप एक साथ काम करते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका रेगुलेट करता है तो थायराइड। हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट कॉजेज मिक्सोइडिमा, अभी देखा है, विच ग्लैंड स्टोर्स हार्मोन इन इंटरसेलुलर स्पेस बिफोर सिक्रीशन ऑफ द ब्लड, तो थायराइड की बात आएगी। इसी ग्लैंड के ऊपर आपको एक और ग्लैंड मिलेगा, दो पेयर में,
ये आप देखोगे तो ये ऐसे मटर के दाने का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये दो पेयर हैं, एक लोब पर एक पेयर प्रेजेंट होता है। एंड बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो आपका इधर डोर्सल सरफेस पे है, थायराइड ग्लैंड के वेंट्रल सरफेस पे नहीं होता है। एंड नंबर 4 है, ये आपने देख ही लिया। इनका हार्मोन जो है वो PTH है, जो अभी आपने कोलिप हार्मोन की बात की थी, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। एंड इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब इनका नेचर है। एंड इट द सिक्रीशन ऑफ PTH रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटरी लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। दोनों का अपन बात पहले ही कर चुके हैं। ये क्या करेगा, बोन का कैल्शियम ब्लड में ले जाएगा। ब्लड का कैल्शियम बोन में कौन ले जाएगा, थायरोकैल्सीटोनिन। ये आप दोनों का एक साथ ऐसे बना के लिख लो, बोन और ब्लड। इधर बोन का कैल्शियम ब्लड में ले जाएगा कौन, PTH, और ब्लड का कैल्शियम बोन में ले जाएगा कौन, थायरोकैल्सीटोनिन। कैल्शियम को ब्लड में मेंटेन करने का और भी तरीके, और भी ये कुछ मेटाबॉलिज्म पर इंपैक्ट डालता है। बोन पे क्या करता है वो देखो, इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या होता है, ये बोन की सेल होती हैं, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स होती हैं। ऐसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं जो बोन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ऑस्टियोसाइट सेल से बोन बना होता है। ज्यादातर बोन में क्या है, ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट अनदर सेल जो बोन में ही है, जो बोन को डिस्ट्रॉय करता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन कराता है। क्या कराता है, डीमिनरलाइजेशन बोलोगे या फिर डिसोल्यूशन बोलोगे। डीमिनरलाइजेशन का मतलब जो मिनरल उसमें डिपॉजिट है उसको फिर से फ्री कर देना। अब जब वो फ्री होगा तो कहाँ होके फ्री होके जाएगा, ब्लड में ही जाएगा, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है। ये और एक काम करता है, जो आपने रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, नेफ्रॉन में, उसका रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन वहां बढ़ा देता है। जब फिल्ट्रेट से कैल्शियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में कैल्शियम मेंटेन रहेगा, तो रीअब्जॉर्प्शन से भी ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड अगेन, आप जो इनटेक करते हो, थोड़ा बहुत अगर आपके डाइट में कैल्शियम जा रहा है तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से कराना शुरू करेगा, जिससे ब्लड का कैल्शियम मेंटेन रहे। तो इतने इनटेक्स पॉसिबल हैं। हाँ, इसका एक और काम है, इंक्रीजेस द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन बॉडी से बाहर कराने लगता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। क्यों? क्योंकि कैल्शियम अगर जो है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फॉस्फेट कम रहेगा तो सॉल्ट कन्वर्जन कम होता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। इधर से भी ब्लड में ही ऐड होगा, इधर डाइजेस्टिव ट्रैक से भी ब्लड में ही ऐड होगा, एंड बोन के डीमिनरलाइजेशन से भी ब्लड में ऐड होता है कैल्शियम आयन। तो कितने तरीके हैं, कितने पाथ हैं वो ब्लड में कैल्शियम आयन को मेंटेन करने का। पैराथ हार्मोन की बात करें, देखो, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल कॉजेज हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। डिक्रीजेज ब्लड फॉस्फेट लेवल, एंड इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फेटिया, फॉस्फेटेमिया। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये तो अपन हो ही गया। एंड पैराथ हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल बिकॉज इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस। कैल्शियम आयन को ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयन जो हमारा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। अब अगर याद हो आपको तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का रोल आपने पढ़ा था। ECF में अगर कैल्शियम आयन का डिफिशियंसी हो गया तो आपका जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, होगा। ऐसे बहुत सारी फिजियोलॉजीज हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी इम्पैक्ट हो जाएगा,
है ना। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके जो आपका कन्वर्जन है जिसके लिए कैल्शियम आयन का जरूरत होता है। तो कैल्शियम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कैल्शियम इज द की एलिमेंट इन मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक सेल की प्रॉपर परमिएबिलिटी बनी रहे, सेल मेम्ब्रेन की, मस्कुलर एक्टिविटी की, नर्व इम्पल्स के लिए, नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए, हार्ट बीट के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, इवन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा के लिए। तो कैल्शियम को हम बहुत क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। और कितने कॉन्शियसली मतलब कैल्शियम इंटेक करते हो आप समझ लो। ये सारे मिनरल्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। कोई भी मिनरल की बात करें, मिनरल्स का सोर्स जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। और कॉन्शियसली मुझे लगता है आज का ये जनरेशन जो है ना वो कॉन्शियसली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो खाना ही नहीं पसंद करता, बिल्कुल भी नहीं। इरेगुलरिटीज अगर पैराथायराइड ग्लैंड का हो जाए तो एक तो हाइपोसिक्रीशन हो जाए और दूसरा हाइपर सिक्रीशन हो जाए। हाइपोसिक्रीशन में प्रॉब्लम क्या आएगी, टिटेनी हाइपोकैल्सीमिया। टिटेनस वर्ड आपने सुना था, है ना। टिटेनस में होता क्या है, मसल स्पैज़म, एक आपकी मसल्स एक ही तरह कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, उधर ही रुक जाएगी, है ना। जॉ लॉक पढ़ा होगा, ऐसे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इधर आपका कैल्शियम लेवल अगर कम होता है तो मसल पे इम्पैक्ट तो ऐसे ही पड़ेगा, मसल जिधर कॉन्ट्रैक्ट हुई उधर ही ऐंठे चली जाएगी। वो देखा होगा कुछ लोगों का, वो हाथ ऐंठ जाता तो ऐसे कर कुछ देर ऐसे वेट करते हैं कि वो ठीक होगा, तो उनके साथ यही दिक्कत है, कैल्शियम लेवल उनका ठीक नहीं है। जो आपका नर्व इम्पल्स कंडक्शन है वो भी अननेसेसरीली क्या करेगा, आपको इरिटेशन फील कराता है। तो इसलिए कैल्शियम पे बहुत ध्यान रखो। एंड उसके बाद अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, मींस अब पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, तो हड्डियां कैसी हो जाएंगी देख लो आपके सामने। आपकी नॉर्मल बोन्स ऐसी होती हैं ये, और जब इनका कैल्शियम सॉल्ट डीमिनरलाइज हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। डीमिनरलाइजेशन करवा देता है ये। हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्सेस अमाउंट में बोन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे हमारी बोन क्या हो जाती है, इसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। तो अच्छा थोड़ा सा भी आपके ऊपर वो उन बोन्स पर प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं स्लिप करके गिर गए तो टूट जाएगा। इन जनरल देखो, कोई वैसे कोई बच्चा अगर स्लिप करके गिरता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही अगर कोई मम्मी टाइप की गिर जाए तो वो प्लास्टर है ऐसे करके घूमेगी। देख, एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, एक पेयर इनका नंबर है, किडनी के ऊपर ये इनकी लोकेशन है, मतलब ये हो चुका है। इस किडनी के ये ऊपर होते हैं, इसलिए इसके लिए एक वर्ड और यूज करा था अपन ने, हाँ, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। अबव द किडनी है इसलिए सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो तरह के टिश्यूज हैं जिसमें आपने बात ये पहले हो चुकी है। आउटर जो टिश्यू है इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, ये वाला जोन आपको जो दिख रहा है ये कॉर्टेक्स का रीजन है, और ये वाला जोन जो आपको दिख रहा है वो मेडुला का रीजन है। ठीक है, अब इसके कॉर्टेक्स को समझना है और कॉर्टेक्स वाले रीजन से क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मेडुला वाले रीजन से क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इन जनरल आपको जब ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो ये पूरा येलो वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो आपका मेडुला है। ये किडनी है, किडनी के ऊपर इसकी लोकेशन है। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा इसका मेन पार्ट है जो 80 to 90% हिस्सा बनाता है, और इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल है। और इनर पार्ट मींस कम पोर्शन बनाता है 10 से 20%, और इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ये ओरिजिन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाओ कॉर्टेक्स पे।
कॉर्टेक्स को भी 3 लेयर्स में डिवाइड करा जाता है। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। इन तीनों लेयर्स को यहाँ पे देख लो, इस वाले पिक्चर में आपको तीनों लेयर्स दिख जाएंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा ये है वाइट वाली, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ये तीनों लेयर्स आपकी मिलकर कॉर्टेक्स बनाती हैं यहाँ तक। उसके बाद मेडुला है, मेडुला वाले हिस्से पे अभी अपन चलते हैं। अब इनके सिक्रीशंस देखो। आउटर पार्ट जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये वाला टर्म आपके सामने आ चुका है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये मिडिल लेयर जोना फैसिकुलेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड जोना रेटिकुलरिस जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, ये सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो इनके सिक्रीशन जरूर याद रखना। ये सारे के सारे स्टेरॉइडल हार्मोन है, एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मेनी हार्मोन्स मेनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। कई हार्मोन सिक्रीट करा जाता है, कॉमन नेम इसका है उन सभी हार्मोन्स के लिए कॉर्टिकॉइड्स। अब जिसमें से एक एक के बारे में अपन देखते हैं। जैसे पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही समझ आ रहा है क्या, इनका काम किसको कंट्रोल करना होगा, मिनरल्स का। ये कॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, इसलिए इसको हम क्या नाम दे देते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। बॉडी में आपका मिनरल्स का बैलेंस ना खराब हो, कितना होना चाहिए, वो इनका काम है। ठीक है, एंड एल्डोस्टेरॉन इसका एक मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है। ऐसा नहीं कि एक ही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, बहुत सारे हैं, जिसमें से आपने ये एल्डोस्टेरॉन का नाम सुना हुआ है। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में स्टिमुलेट कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, फॉस्फेट, आयन। एंड ये हेल्प करता है किन किन बातों में, एल्डोस्टेरॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने डिस्कस कर लिया था। आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम का बैलेंस, मतलब बॉडी का जो कितना लिक्विड होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए उसको, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। एल्डोस्टेरॉन को हम क्या एक नाम और देते हैं, ऑल्सो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। सोडियम कंसेंट्रेशन ECF में बढ़ाता है, रीअब्जॉर्प्शन हमने यहाँ नेफ्रॉन में देखा था। जो आप ये मिनरलाइज वाटर, ये पानी वानी पी रहे होते हो, उसको बॉडी में मेंटेन करने का काम इसका है। जितना ज्यादा वाटर लॉस होता है उतना ही आपको ऐसा कुछ क्या करना, पानी पीना पड़ता है। ठीक है, ये तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात हो गई। ब्लड में वाटर का कंटेंट मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट का कंटेंट मेंटेन रहे, ये काम आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का है। जिसमें से एक नाम याद रखना, एल्डोस्टेरॉन, जो सोडियम और भी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्ट मेंटेन है ब्लड में, वो मेंटेन करके रखता है। और अलग अलग आयंस का आपको रोल लगभग पता है, कैल्शियम का पता है, सोडियम का पता है ना। पोटेशियम को क्यों बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इम्पल्स जनरेशन में पोटेशियम एक बैरियर है। एक्सेस पोटेशियम हो जाता है तो मेम्ब्रेन पोलराइजेशन पे नहीं जा पाता, तो उसको बाहर ये रिमूव भी करता है। और अगर ब्लड का वॉल्यूम, लिक्विड कंटेंट कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कंसंट्रेशन है ब्लड का बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो थोड़ा सा आपको कल अपन डिस्कस करेंगे इसको।